हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप सो यू ऑल आर वेल एंड गुड। और मिशन कंपटीशन में आप लोगों का स्वागत। और आज का वीडियो बहुत विशेष है। और वीडियो शुरू करें उससे पहले हर बार की तरह चंद पंक्तियां आप लोगों के लिए। खामोशी से बनाते रहो पहचान अपनी, हवाएं खुद गुनगुनाएंगी नाम तुम्हारा। राइट, इसलिए आप बस मेहनत के ऊपर ध्यान दीजिए। राइट, मेहनत करते रहिए, अपनी पहचान खुद ब खुद बनेगी और हवाएं बता देगी कि आप क्या हैं। इसलिए आपको किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेहनत करते रहिए, अपनी पहचान बनाइए, लोगों को अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि आप क्या हैं। ऑलराइट, इन्हीं पंक्तियों के साथ में मेरा आज का वीडियो बेस्ड है विश्व की प्राचीन सभ्यताएं, एंशियंट वर्ल्ड सिविलाइजेशन। और उसमें से जो कुछ मुख्य सभ्यताएं यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सुमेरिया की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, यूनान की सभ्यता और रोम की सभ्यता। तो चलिए इनको डिस्कस करते हैं। इनके जो जो मुख्य बिंदु हैं, इस सभ्यता में क्या क्या मुख्य चीज़ें हुई थी और इन्होंने विश्व को क्या क्या दिया है, इनकी देन क्या है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं मिस्र की सभ्यता। काफ़ी प्राचीन सभ्यता है। मिस्र की सभ्यता का प्रारंभ 3400 ईसा पूर्व में हुआ था। मिस्र को नील नदी की देन कहा गया है। मिस्र को नील नदी की देन कहा गया है। मिस्र के बीच से नील नदी बहती है। एक्चुअली मिस्र के बीच से क्या निकलती है? नील नदी बहती है। मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है। मिस्र के बीच से ही नील नदी बहती है जो मिस्र की भूमि को क्या बनाती है? उपजाऊ बनाती है। यह सभ्यता प्राचीन विश्व की अति विकसित सभ्यता थी। क्या कहा? प्राचीन विश्व की, यदि हम एंशियंट वर्ल्ड की बात करें तो अति विकसित सभ्यता थी। और इस सभ्यता ने विश्व की अनेक सभ्यताओं को पर्याप्त रूप से प्रभावित किया है। इसी सभ्यता ने, मिस्र की सभ्यता ने ही विश्व की अनेक सभ्यताओं को क्या किया है? बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। सामाजिक जीवन में सदाचार का महत्व मिस्र सभ्यता से ही प्रसारित हुआ। सोचिए कितने एडवांस रहे होंगे। सामाजिक जीवन में सदाचार का महत्व मिस्र सभ्यता से ही क्या हुआ? प्रसारित हुआ। सामाजिक जीवन की सफलता के लिए उन्होंने नैतिक नियमों का क्या किया? निर्धारण किया। सोचिए कि उस जमाने के अंदर भी इतने ज़्यादा ये मिस्र के लोग जो थे वो क्या थे? एडवांस थे। सामाजिक जीवन की सफलता के लिए उन्होंने नैतिक नियमों, एथिकल रूल्स बनाए थे, है ना। सामाजिक जीवन की सफलता के लिए उन्होंने एथिक्स के ऊपर काम किया था। राइट, उन्होंने नैतिक नियमों का क्या किया था? निर्धारण किया था। मिस्र के राजाओं को फराहो कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उसे फराओ कहा जाता था। मिस्र के राजा को क्या कहते थे? फराहो। उसे ईश्वर का प्रतिनिधि तथा सूर्य देवता का पुत्र माना जाता था। उसे ईश्वर का प्रतिनिधि तथा सूर्य देवता का पुत्र माना जाता था। राजा को क्या कहते थे? फराहो। और ईश्वर का उसे प्रतिनिधि और सूर्य देवता का पुत्र माना जाता था। मरणोपरांत राजा के शरीर को पिरामिड नामक मंदिर में सुरक्षित रख दिया जाता था। क्या कहते? मरणोपरांत, क्या कहा मैंने? मरणोपरांत राजा के शरीर को पिरामिड नामक मंदिर में सुरक्षित रख दिया जाता था। राइट, इतना ही नहीं, पिरामिडों को बनाने का श्रेय, आप सब जानते हो कि मिस्र के पिरामिड, इजिप्ट के पिरामिड बहुत बहुत क्या है? फेमस है। तो पिरामिडों को बनाने का श्रेय फराहों के वजीर, फराहों के जो वजीर थे, फराहों कौन? राजा जो था वो क्या था? राजा जो था वो कौन था? फराह। तो राजाओं के जो वजीर, अमोहटेप कहते थे उसे, अमोहटेप को है। पिरामिडों को बनाने का जो श्रेय है वो राजा के वजीर जो थे, अमोहटेप जिनको कहते थे, उनको जाता है। मिस्रवासियों को मरणोत्तर जीवन में विश्वास था। उनको था कि मरने के बाद में भी क्या है? जीवन है, उसमें विश्वास था। मृतकों के शवों को सुरक्षित रखने के लिए शवों पर वे रासायनिक द्रव्यों का क्या लगाते थे? लेप लगाते थे। और आप जानते हो कि ऐसे मृतक शरीर को मम्मी कहा जाता था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, परीक्षा की दृष्टि से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम व्यवस्थित विद्यालयों का प्रयोग इसी सभ्यता में हुआ और यहीं से अन्यत्र सभ्यताओं में प्रचलित हुआ। विज्ञान के क्षेत्र में मिस्रवासी विश्व में सबसे अग्रणी माने जाते हैं। रेखा गणित में जितना ज्ञान उन्हें था, रेखा गणित के अंदर जितना ज्ञान उन्हें था उतना विश्व में से शायद किसी भी अन्य लोगों को नहीं था। कैलेंडर सर्वप्रथम यहीं तैयार हुआ। सूर्य घड़ी, देखिए कैलेंडर भी इन्होंने ही तैयार किया।
सूर्य घड़ी और जल घड़ी, सूर्य घड़ी और जल घड़ी का प्रयोग भी सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? यहीं हुआ था। क्या कहा मैंने? सूर्य घड़ी एवं जल घड़ी का प्रयोग भी सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ? यहीं हुआ। अम्होटेप चतुर्थ है ना, 1375 ईसा पूर्व से 1358 ईसा पूर्व मानव इतिहास का पहला सिद्धांतवादी शासक था। अम्होटेप चतुर्थ मानव इतिहास का पहला सिद्धांतवादक शासक था। उसे आखनाटन के नाम से भी जाना जाता था। उसे क्या कहते थे? आखनाटन के नाम से, उसे आखनाटन के नाम से भी जाना जाता था। क्लियर? तो ये थी पहली सभ्यता जो अभी हम लोगों ने डिस्कस की, और वो थी मिस्र की सभ्यता। अब आ जाते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये भी काफ़ी प्राचीन सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। वर्तमान इराक अनेक सभ्यताओं का जन्मदाता रहा है। वर्तमान में जो इराक है वो अनेक सभ्यताओं का क्या रहा है? जन्मदाता रहा है। मिस्र सभ्यता के समकक्ष बिल्कुल तथा समकालीन, मिस्र सभ्यता के समकक्ष और समकालीन मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई, बिल्कुल समकालीन ही विकसित हुई। यूनानी भाषा में मेसोपोटामिया का अर्थ नदियों के बीच की भूमि होता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। यूनानी भाषा में मेसोपोटामिया, इसको शब्द क्यों दिया गया? क्योंकि ये नदियों के बीच की भूमि है। ये सभ्यता क्योंकि नदियों के बीच की भूमि में विकसित, दजला और फरात नदियों के बीच के क्षेत्र में विकसित हुई। क्या कहा? ये सभ्यता दजला एवं फरात नदियों के बीच, तभी तो इसको नदियों के बीच का क्षेत्र मानते हैं मेसोपोटामिया। दजला और फरात नदियों के बीच के क्षेत्र में विकसित हुई। प्राचीन काल में दजला और फरात के बिल्कुल दक्षिणी भाग को सुमेर कहा जाता था। क्या कहा मैंने? वापस से बोल रहा हूँ कि मेसोपोटामिया, याद रखना, ये क्या कहा मैंने? प्राचीन काल में दजला और फरात के बिल्कुल दक्षिणी भाग को क्या कहते थे? सुमेर भाग कहा जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास सर्वप्रथम सुमेर प्रदेश में ही हुआ। मेसोपोटामिया, राइट, क्योंकि दजला और फरात के बिल्कुल दक्षिणी भाग में सुमेर था, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास सुमेर में ही हुआ। सुमेर के उत्तर पूर्व भाग को बेबीलोन या बाबुल कहा जाता है। बेबीलोन, क्या कहा मैंने? सुमेर का जो उत्तर पूर्व का जो भाग था उसको बेबीलोन कहा जाता है। नदियों के उत्तर की उच्च भूमि का नाम असरिया था। असरिया, नदियों के उत्तर की उच्च भूमि का, उत्तर पूर्व भाग को तो बेबीलोन कहा, और नदियों के उत्तर की उच्च भूमि का नाम असरिया था। क्या नाम था भाई? असरिया। सुमेर, बेबीलोन तथा असरिया सम्मिलित रूप से मेसोपोटामिया कहलाते हैं। क्या कहा मैंने? सुमेर, क्योंकि एक तरफ क्या था? इसके दक्षिणी भाग को, नदियों के दक्षिणी भाग को तो हमने क्या कहा था? सुमेर कहा था, ठीक है। और सुमेर के उत्तर पूर्व में ही बेबीलोन था, और उत्तर की उच्च भूमि के अंदर ही क्या था? असरिया था। तो सुमेर, बेबीलोन और असरिया सम्मिलित रूप से मेसोपोटामिया कहलाते हैं। सम्मिलित रूप से इन्हें क्या कहते हैं? मेसोपोटामिया कहलाते हैं। आर यू गेटिंग? तो दो सभ्यता अभी अपन ने पढ़ी, मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। अब आ जाते हैं सुमेरिया की सभ्यता, है ना। सुमेरिया, देखो, सुमेरियनों ने एक बड़े ही सुसंगठित राज्य की क्या की थी? स्थापना की थी। बहुत सुसंगठित राज्य स्थापना की थी। प्रत्येक नगर राज्य का एक राजा था। प्रत्येक नगर राज्य का क्या था? एक राजा था, जिसे पुरोहित या पतेसी कहा जाता था, राइट। धर्म एवं मंदिरों के विशिष्ट स्थल थे। देव मंदिरों को जिगुरत कहा जाता था। देव मंदिरों को हम यहाँ पर क्या कहते थे? सुमेरिया में जिगुरत कहते थे। राजा ही मंदिर का बड़ा पुरोहित होता था। भाई, प्रत्येक नगर राज्य का एक राजा था जिसे पुरोहित कहते थे, तो राजा ही मंदिर का क्या था? बड़ा पुरोहित था, राइट। सुमेरियनों की महत्वपूर्ण देन लेखन कला है। लेखन कला में काफ़ी निपुण थे। उन्होंने एक लिपि का आविष्कार किया जिसे कीलाकार लिपि कहते हैं। कीलाकार क्यों कहा? क्योंकि वे तेज नोक वाली वस्तु से मिट्टी की पट्टियों पर लिखते थे, और उन्होंने ही समय मापने के लिए सर्वश्रेष्ठ 60 अंक की कल्पना की तथा चंद्र पंचांग का क्या किया? प्रयोग किया। 60 अंक की कल्पना की तथा चंद्र पंचांग का क्या किया? प्रयोग किया। व्रत के केंद्र में 360 अंश का कोण बनता है। इस माप की कल्पना भी सर्वप्रथम सुमेर के लोगों ने ही की, राइट। वापस से बोल रहा हूँ, व्रत के केंद्र में, कोई एक सर्कल के केंद्र में 360 अंश का जो कोण बनता है, इस माप की कल्पना भी सर्वप्रथम सुमेर के लोगों ने ही की थी। ये भी याद रखना। तो सुमेरिया की सभ्यता, ठीक है, सुमेरिया की सभ्यता। फिर आ जाते हैं बेबीलोन की सभ्यता। सुमेर, फिर बेबीलोन। सुमेरियन लोगों ने जिस सभ्यता का निर्माण किया उसी के आधार पर बेबीलोन की सभ्यता का भी विकास हुआ। निपुर इसका प्रमुख नगर था। निपुर इसका क्या था? बेबीलोन का प्रमुख नगर था। बेबीलोन का प्रसिद्ध शासक हम्बुराबी, क्या कहा? हम्बुराबी
2121 ईसा पूर्व से राइट 2081 ईसा पूर्व तक था, जो एमोराइट राजवंश का था। क्या था भाई? एमोराइट राजवंश का। वापस से बोल रहा हूँ, बेबीलोन का प्रसिद्ध शासक जो रहा वो हम्मुराबी रहा है, जो कि एमोराइट राजवंश का था। हम्मुराबी की सबसे बड़ी देन कानूनों की संहिता है। कानूनों की संहिता है। हम्मुराबी विश्व का पहला शासक था जिन्होंने कानूनों का क्या किया? संग्रह किया, हम्मुराबी ने। धर्म का महत्वपूर्ण स्थान था, लोग बहुदेववादी थे। माइक सबसे बड़ा इनका देवता समझा जाता था, राइट। तो बेबीलोन की सभ्यता, सुमेरियन लोगों ने जिस सभ्यता का विकास किया था उसी के आधार पर बेबीलोन की सभ्यता बनी। निपुर इसका प्रमुख नगर था। बेबीलोन का प्रमुख शासक हम्मुराबी था, जो कि एमोराइट राजवंश का था। हम्मुराबी की सबसे बड़ी देन जो है वो कानूनों की संहिता है। ये विश्व का पहला ऐसा शासक था जिसने सर्वप्रथम कानूनों का संग्रह किया था। लोग जो थे इस सभ्यता के, वो धर्म उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता था। लोग बहुदेववादी थे, बहुत देवताओं को मानते थे, और माइक इनका सबसे बड़ा देवता माना जाता था। तो ये बेबीलोन की सभ्यता थी। अब असीरिया की सभ्यता, ठीक है, असीरिया की सभ्यता। हम्मुराबी के शासनकाल में यह बेबीलोनिया का सांस्कृतिक उपनिवेश था। क्या कहा मैंने? हम्मुराबी के शासनकाल में बेबीलोनिया का सांस्कृतिक उपनिवेश था, राइट। और असीरिया की सबसे बड़ी देन, असीरिया की सबसे बड़ी देन उसकी क्या है भाई? शासन प्रणाली। उसकी शासन प्रणाली है। असुर देवता राज्य का स्वामी माना जाता था तथा राजा उसके प्रतिनिधि के रूप में शासन करता था, ठीक है। भवन निर्माण कला तथा चित्रकला में असीरिया ने काफ़ी उन्नति की। भवन निर्माण कला के अंदर और चित्रकला के क्षेत्र में असीरिया सभ्यता में काफ़ी उन्नति हुई। नींव में पक्की ईंटों का और दीवारों में धूप में सुखाई गई ईंटों का क्या किया जाता था? प्रयोग किया जाता था। तो हम्मुराबी के शासनकाल में बेबीलोनिया का जो सांस्कृतिक उपनिवेश था वो असीरिया था। शासन प्रणाली इसकी सबसे बड़ी देन है। असुर देवता राज्य का स्वामी माना जाता था और राजा उसका प्रतिनिधि माना जाता था। भवन निर्माण कला और चित्रकला जो है वो काफ़ी कुछ देन असीरिया सभ्यता की है। नींव में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था और दीवारों में धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। चीन की सभ्यता, देखिए चीन की सभ्यता भी बहुत प्राचीन है और बहुत एडवांस्ड थी, ठीक है। हांग हो नदी, क्या कहा मैंने? हांग हो नदी की घाटी में प्राचीन चीन की सभ्यता का विकास हुआ। हांग हो नदी की घाटी, हांग हो नदी की घाटी में प्राचीन चीन की सभ्यता का विकास हुआ। ये स्थान चीन के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। यह क्षेत्र विश्व के अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। चीन का विशाल मैदान भी कहते हैं। ये जो चीन के उत्तरी क्षेत्र में हांग हो नदी है, नदी की जो घाटी है, राइट, इससे चीन का विशाल मैदान भी कहा जाता है ना। और हांग हो नदी को पीली नदी भी कहते हैं, ठीक है ना। ये जो हांग हो नदी है ना, हांग हो नदी, हांग हो नदी, ठीक है। ये जो नदी है ना, हांग हो नदी को पीली नदी भी कहते हैं। इसलिए चीन की प्राथमिक सभ्यता को पीली नदी घाटी सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पीली नदी घाटी सभ्यता भी कहते हैं। इस दौरान चीन में वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण उन्नति हुई। कागज का और छपाई का आविष्कार भी चीन में ही हुआ। भूकंप का पता लगाने के लिए जो यंत्र सिस्मोग्राफ है वो चीन निवासियों की ही देन है, ठीक है। वापस से बोल रहा हूँ, हांगो नदी को पीली नदी भी कहते हैं, इसलिए चीन की प्राथमिक सभ्यता को पीली नदी घाटी सभ्यता भी कहते हैं। और भूकंप का पता लगाने वाले यंत्र सिस्मोग्राफ, भूकंप का पता लगाने वाले यंत्र सिस्मोग्राफ का आविष्कार भी चीन वासियों ने ही किया। होंग टी की पत्नी, अब याद रखना, होंग टी है ना, कोई शासक रहा था। होंग टी की पत्नी ली जू ने पहले चीनी लोगों को रेशम के कीड़ों का पालन सिखाया। रेशम के हल्के वस्त्रों का निर्माण एवं प्रयोग सर्वप्रथम चीन में ही हुआ। शुई ड्वांग टी ने समस्त चीन को एक राजनीतिक सूत्र में क्या किया था? आबद्ध किया था। ये अलग अलग सेंचुरीज की बात हो रही है। चीन वंश के नाम पर ही पूरे देश का नाम चीन पड़ा। चीन एक वंश था, उसके नाम पर ही चीन पड़ा। राजा को यहाँ पर वांग कहते थे। चीन में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में दार्शनिक चिंतन का उद्भव हुआ। दार्शनिक कन्फ्यूशियस को कुंग जू या ऋषि कुंग के नाम से भी संबोधित किया जाता था। दार्शनिक कन्फ्यूशियस को कुंग जू या ऋषि कुंग के नाम से भी जाना जाता था। पुच्छल तारा सर्वप्रथम चीन में ही देखा गया था। दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार चीन में ही हुआ। चीन के लोगों ने सर्वप्रथम ये पता लगाया कि वर्ष में 365 दिन होते हैं।
पेय पदार्थ के रूप में चाय का सर्वप्रथम प्रयोग भी चीन में ही प्रारंभ हुआ। तो चीन की भी विश्व को कई सारी क्या है, देन है, विश्व को कई सारी देन है। यूनान की सभ्यता, यूनान की सभ्यता तो आप सब जानते हो, बहुत माइथोलॉजी इसके साथ में जुड़ी हुई है, प्राचीन घटनाएं जुड़ी हुई है। यूनान की सभ्यता को यूरोपीय सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है और क्रीट की सभ्यता प्राचीन यूनानी सभ्यता की जननी कहा जाता है। क्रीट की जो सभ्यता थी उसको प्राचीन यूनानी सभ्यता की जननी कहा जाता है, राइट। क्रीट की राजधानी, ये जो क्रीट थी, क्रीट की राजधानी क्नोसस थी। 1200 ईस्वी पूर्व आर्यों की डोरियन शाखा ने यूनान में प्रवेश कर वहां अपना प्रभुत्व जमा लिया। 1200 ईस्वी पूर्व आर्यों की डोरियन शाखा ने यूनान में प्रवेश कर वहां अपना प्रभुत्व जमाया। यूनान को हेल्स भी कहा जाता है, इसलिए उसकी पुरानी सभ्यता को हेलेनिक सभ्यता भी कहते हैं। यूनान की ही जो पुरानी सभ्यता थी उसको हेलेनिक सभ्यता भी कहते हैं। पर्वतीय प्रदेश होने के कारण यूनान छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। विभिन्न नगर राज्यों में स्पार्टा और एथेंस अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली थे। विभिन्न नगर राज्यों में स्पार्टा और एथेंस सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे, राइट। समार्य सैन्य तंत्रात्मक राज्य था। एथेंस में गणतंत्रात्मक पद्धति का विकास हुआ। एथेंस में 600 ईस्वी पूर्व में ही गणतांत्रिक शासन पद्धति के सफल प्रयोग हुए, ठीक है। तो वापस से बोल रहा हूँ, यूनान की सभ्यता को यूरोपीय सभ्यता का उद्गम माना जाता है। क्रीट की सभ्यता प्राचीन यूनानी सभ्यता की जननी है। क्रीट की राजधानी क्नोसस थी। 1200 ईस्वी पूर्व आर्यों की डोरियन शाखा ने यूनान में प्रवेश किया और यहाँ अपना प्रभुत्व जमा लिया। यूनान को हेल्स भी कहते हैं, तभी तो यूनान की प्राचीन सभ्यता को हेलेनिक सभ्यता भी कहते हैं। पर्वतीय प्रदेश होने के कारण यूनान छोटे छोटे राज्यों में भी विभक्त हो गया। विभिन्न नगर राज्यों में स्पार्टा और एथेंस सबसे शक्तिशाली एवं प्रभावशाली थे। स्मार्य सैन्य तंत्रात्मक राज्य था। एथेंस में गणतंत्रात्मक पद्धति का विकास हुआ और एथेंस में 600 ईसा पूर्व ही गणतांत्रिक शासन पद्धति के सफल प्रयोग किए गए थे सबसे पहले। यूनान की बात करें तो 490 ईस्वी पूर्व में फारस के राजा ने यूनान पर क्या किया, आक्रमण किया। फलतः दोनों पक्षों में युद्ध शुरू हुआ और 448 ईस्वी पूर्व तक चलता रहा। पेरिक्लीस का युग यूनान के इतिहास में स्वर्ण युग था। पेरिक्लीस का युग यूनान के इतिहास में स्वर्ण युग था, जिस युग में महाकवि होमर ने अपने 2 महाकाव्यों इलियड और ओडिसी की रचना की, उसे होमर युग कहा जाता है। सिकंदर कालीन युग को हेलिनिस्टिक युग कहा जाता है। सिकंदर कालीन युग को हेलिनिस्टिक युग कहा जाता है। सिकंदर राइट मैसिडोनिया के राजा फिलिप द्वितीय का पुत्र था। सिकंदर मैसिडोनिया के राजा फिलिप द्वितीय का पुत्र था, राइट। और अरस्तु ने सिकंदर को शिक्षा प्रदान की थी। भारत पर आक्रमण के क्रम में 326 ईस्वी पूर्व में झेलम नदी के तट पर सिकंदर ने राजा पोरस को हराया था। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु प्राचीन यूनान के प्रमुख विचारक और कौन थे, दार्शनिक थे। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु प्राचीन यूनान के प्रमुख विचारक और दार्शनिक थे। क्लियर है? तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। और लास्ट में रोम की सभ्यता, बहुत बहुत फेमस सभ्यता है। रोम की सभ्यता का विकास यूनानी सभ्यता के अपकर्ष के बाद हुआ, उसके बाद हुआ। ये यूनानी सभ्यता से प्रभावित थी और रोमन सभ्यता का केंद्र रोम नामक नगर था, जो इटली में स्थित है। इटली में एक उन्नत सभ्यता का विकसित करने का श्रेय एट्रस्कन नामक एक अनार्य जाति को है। एट्रस्कन नामक एक अनार्य जाति को है। रोम एवं कार्थोस के बीच में 1 शताब्दी से अधिक तक संघर्ष चला। रोम एवं कार्थोस के बीच 1 शताब्दी से अधिक तक संघर्ष चला। इस बीच 3 भीषण युद्ध हुए। इन युद्धों को प्यूनिक युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में रोम की विजय हुई। जूलियस सीजर रोम के साम्राज्य का बिना ताज का बादशाह बना। जूलियस सीजर रोम के साम्राज्य का बिना ताज वाला बादशाह बना। इसकी गणना विश्व के सर्वश्रेष्ठ सेनापतियों में की जाती है। ऑगस्टस का काल रोम सभ्यता का स्वर्ण काल माना जाता है। ऑगस्टस का काल
रोम सभ्यता का सबसे सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है। जूलियस सीजर ने 365 दिनों का वर्ष बनाया। आधुनिक अस्पतालों के संगठन की कल्पना भी रोम सभ्यता की ही देन है और रोमन दर्शन एवं धर्म ने विश्व सभ्यता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। जहाँ तक धर्म का संबंध है, ईसाई धर्म का प्रसार रोम की ही देन है। रोम का पॉप कालांतर में संपूर्ण यूरोप की राजनीति का संचालक बन गया। रोम की राष्ट्रभाषा लैटिन की महत्वता उसके विस्तृत प्रभाव से स्पष्ट परिलक्षित होती है। बहुत फेमस भाषा हुआ करती है लैटिन। अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य का जो स्वरूप आज उपलब्ध है वह लैटिन भाषा की ही देन है। तो भाई ये जो सारी के सारी जो थी रोम की सभ्यता या यूनान की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता है ना, या बेबीलोन या असरिया की सभ्यता या चीन की सभ्यता, ये सारी सभ्यताएं जो है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और ये विश्व की अति प्राचीन सभ्यताएं हैं जिनके ऊपर कभी भी आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इससे पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस मिशन कंपटीशन में बना रखे हैं, उनको भी ज़रूर देखिए। निश्चित रूप से आपको परीक्षा के अंदर लाभ होगा। मिशन कंपटीशन में आज के लिए इतना ही।